प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 4 में वर्णित डायरी के पन्ने की रचनाकार एन फ्रैंक का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। एन फ्रैंक का जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। आइए एन फ्रैंक के बारे में हम बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 ईस्वी को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। इनकी मृत्यु नाजियों के यातना गृह में सन 1945 के फरवरी या मार्च महीने में हुई। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर हिटलर की नाजी पार्टी ने यहूदी विरोधी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। और इस दौरान एन फ्रैंक ने युद्धकालीन परिस्थितियों को अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर भोगते हुए उसका वर्णन अपनी डायरी में किया है। और यह डायरी दुनिया की सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तकों में शामिल हो गई है। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। दुनिया भर में पढ़ी गई वे तमाम पुस्तकें, उनमें एन फ्रैंक की डायरी सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में शामिल हो गई है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, इस शीर्षक से यह कृति सन 1952 में प्रकाशित हुई। मूलतः यह डच भाषा में सन 1947 में प्रकाशित हुई और इस प्रकार से यह पुस्तक दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से मानी जाती है। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। इस डायरी के विभिन्न प्रकार के संस्करण हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत यानी अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। एन फ्रैंक द्वारा रचित यह डायरी किसी न किसी प्रकार से चर्चा में रही है और इस डायरी पर आधारित फिल्म बन चुकी है, नाटक का मंचन किया जा चुका है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न धारावाहिकों का निर्माण किया गया है और इस प्रकार से इस डायरी का अलग अलग भागों में उपयोग किया जाकर इस डायरी की चर्चा लगातार की जा रही है। नाजी अभिलेखागार के दस्तावेजों में महज एक नाम के रूप में दफन है एन फ्रैंक, जो इस डायरी की लेखिका है, जिसने इस डायरी को लिखा है। एन फ्रैंक नाजी अभिलेखागार के दस्तावेजों में महज एक नाम के रूप में दफन है एन फ्रैंक। बादरोल सेन 26 नवंबर एपी। नाजी यातना शिविरों का रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्रण कर दुनिया भर में मशहूर हुई एनी फ्रैंक का नाम हॉलैंड के उन हजारों लोगों की सूची में महज एक नाम के रूप में दर्ज है जो यातना शिविरों में बंद थे। जो भी यातना के दौरान जिस प्रकार के लोग उन शिविरों में यातना प्राप्त कर रहे थे, उन यातना प्राप्त कर रहे उन शिविरों में उन तमाम लोगों ने जीवन का जिस प्रकार का अनुभव प्राप्त किया है, जिन जिन विभिन्न प्रकार के कष्टों से वे गुजरे हैं, उनका बहुत ही बेहतरीन चित्रण एन फ्रैंक ने किया है। नाजी यातना शिविरों का रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्र, यानी नाजी यातना शिविरों में बहुत प्रकार से कष्ट और यातनाएं प्रदान की जाती थी। वहां पर जीवन जीना नरकीय जीवन होता था, यानी जितनी पीड़ा, जितने कष्ट, जितनी त्रासदी यहाँ इन नाजी यातना शिविरों में दी जाती थी, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
और इस प्रकार इन नाजी यातना शिविरों का रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्रण कर दुनिया भर में मशहूर हुई एनी फ्रैंक का नाम हॉलैंड के उन हजारों लोगों की सूची में महज एक नाम के रूप में दर्ज है जो यातना शिविरों में बंद थे। नाजी नरसंहार से जुड़े दस्तावेजों के दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखागार एक जीर्ण शीर्ण फाइल नंबर 40 के आगे लिखा हुआ है एनी फ्रैंक। ऐसा जो दस्तावेजों से दुनिया के सबसे बड़ा अभिलेखागार एक जीर्ण शीर्ण फाइल, सबसे बड़े अभिलेखागार की एक जीर्ण शीर्ण फाइल नंबर 40 के आगे लिखा हुआ है नाम एनी फ्रैंक। जो नाजी नरसंहार हुआ, नाजी नरसंहार से जुड़े दस्तावेजों के दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखागार में एक जीर्ण शीर्ण फाइल में 40 नंबर के आगे एन फ्रैंक का नाम लिखा हुआ है। एनी की डायरी ने उसे विश्व में खास बना दिया, लेकिन 1944 में सितंबर माह के किसी एक दिन वह भी बाकी लोगों की तरह एक नाम भर थी। एनी की डायरी ने उसे विश्व में विशेष बना दिया, विश्व भर में उसे खास बना दिया, एक चर्चित नाम और चर्चित चेहरा बना दिया, क्योंकि अपनी डायरी के माध्यम से उसने युद्धकालीन अज्ञातवास में भोगे गए अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों का वर्णन किया था। साथ ही अपने परिवेश का और युद्धकालीन स्थितियों परिस्थितियों का भी उसने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में, प्रत्यक्ष साक्षात्कारता के रूप में उसने वर्णन किया था। इस प्रकार एनी की डायरी ने उसे विश्व में खास बना दिया। लेकिन 1944 में सितंबर माह के किसी दिन वह बाकी लोगों की तरह ही एक आम व्यक्ति के रूप में थी, वह बाकी लोगों की तरह एक नाम भर थी। लेकिन जैसे ही उसके द्वारा उल्लेखित किए गए घटनाक्रम का और उसकी डायरी का जानकारी, उसकी डायरी का पता दुनिया को लगा, उसका नाम मशहूर हो गया और वह चर्चा का केंद्र बन गई। एक भयभीत बच्ची जिसे बाकी 1018 यहूदियों के साथ पशुओं को ढोने वाली गाड़ी में पूर्व में स्थित एक यातना शिविर के लिए रवाना कर दिया गया था। जब एन फ्रैंक और उसके परिवार को पकड़ा गया, 8 लोगों को जब पकड़ा गया जहां पर वे अज्ञातवास में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, एक भयभीत बच्ची, यानी यह जो एन फ्रैंक है ये मात्र 15 साल की बच्ची थी। 13 साल से लेकर 15 साल की अवस्था तक अज्ञातवास में रहने के दौरान इस बच्ची ने जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखा, जो कुछ भोगा, उस सब चीजों का वर्णन उसने अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए अपनी डायरी में अंकित किया है। एक भयभीत बच्ची जिसे बाकी 1018 यहूदियों के साथ पशुओं को ढोने वाली गाड़ी में पूर्व में स्थित एक यातना शिविर के लिए रवाना कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डच रेड क्रॉस ने वेस्टरबोर्क ट्रांजिट कैंप से यातना शिविरों में भेजे गए लोगों संबंधी सूचना एकत्र कर इंटरनेशनल ट्रेसिंग सर्विस ITS को भेजे गए थे। जितने भी लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डच रेड क्रॉस ने वेस्टरबोर्ग ट्रांजिट कैंप से यातना शिविरों में भेजे गए लोगों संबंधी सूचना एकत्र की गई और इसे इंटरनेशनल ट्रेसिंग सर्विस यानी ITS को भेजा गया था। इंटरनेशनल ट्रेसिंग सर्विस यानी ITS नाजी दस्तावेजों का एक ऐसा अभिलेखागार है जिसकी स्थापना युद्ध के बाद लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए की गई थी। बहुत सारे लोग जो लापता हो गए हैं उनकी जानकारी करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेसिंग सर्विस यानी ITS नाजी दस्तावेजों का एक ऐसा अभिलेखागार है जिसकी स्थापना युद्ध के बाद लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए ही की गई थी। युद्ध के दौरान जो शहीद हो गए हैं, जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उनके अलावा ऐसे लोग जो लापता हो गए हैं, उन लापता लोगों का पता लगाने के लिए ही इस अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। इस युद्ध के समाप्त होने के
6 दशक से अधिक समय के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति विशाल ITS अभिलेखागार को युद्ध में जिंदा बचे लोगों, उनके रिश्तेदारों व शोधकर्ताओं के लिए पहली बार सार्वजनिक करने जा रही है। 60 साल बाद ऐसे लोग जो युद्ध में जिंदा बच गए, उन लोगों की पूरी जानकारी के साथ में उनके रिश्तेदारों व शोधकर्ताओं के लिए पहली बार सार्वजनिक करने जा रही है। ऐसी जानकारी इस युद्ध के समाप्त होने के 6 दशक से अधिक समय के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति विशाल ITS अभिलेखागार को युद्ध में जिंदा जो बच गए लोग, उनके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, उनके रिश्तेदारों व शोधकर्ताओं के लिए पहली बार सार्वजनिक करने जा रही है। 1,75,00,000 लोगों के बारे में दर्ज इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल अभी तक परिजनों को मिलाने, लाखों विस्थापित लोगों के भविष्य का पता लगाने और बाद में मुआवजे के दावों के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने में किया जाता है। जैसा कि युद्धकालीन परिस्थितियों में बहुत सारे लोग शहीद हो गए, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, बहुत सारे लोग लापता हो गए और इस प्रकार 1,75,00,000 लोगों के बारे में दर्ज इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल अभी तक परिजनों को मिलाने, लाखों विस्थापित लोगों के भविष्य का पता लगाने और बाद में मुआवजे के दावों के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने में किया जाता रहा है, लेकिन आम लोगों को इसे देखने की अनुमति नहीं दी गई है। मध्य जर्मनी के इस शहर में 25.7 किलोमीटर लंबी अलमारियों और कैबिनेटों में संग्रहित इन फाइलों में उन हजारों यातना शिविरों, बंधुआ मजदूर केंद्रों और उत्पीड़न केंद्रों से जुड़े दस्तावेजों का पूर्ण संग्रह उपलब्ध है। यदि इसे एक लंबाई में जोड़कर देखा जाए तो 25.7 किलोमीटर लंबी अलमारियों और कैबिनेटों में यह सारी जानकारियां संग्रहित की गई है। मध्य जर्मनी के इस शहर में 25.7 किलोमीटर लंबी अलमारियों और कैबिनेटों में संग्रहित इन फाइलों में उन हजारों यातना शिविरों, बंधुआ मजदूर केंद्रों और उत्पीड़न केंद्रों से जुड़े दस्तावेजों का पूर्ण संग्रह उपलब्ध है। किसी जमाने में थर्ड रीख के रूप में प्रसिद्ध इस शहर में कई अभिलेखागार हैं। प्रत्येक में युद्ध से जुड़ी त्रासदियों का लेखा जोखा रखा गया है। बहुत सारे अभिलेखागार इस कार्य के लिए प्रयोग किए गए हैं, जिनमें युद्ध से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्थितियों से संबंधित जानकारियों का लेखा जोखा किया गया है। प्रत्येक में युद्ध से जुड़ी त्रासदियों का लेखा जोखा रखा गया है। ITS में एनी फ्रैंक का नाम नाजी दस्तावेजों के 5 करोड़ पन्नों में केवल एक बार आया है। वेस्टरबोर्ग से 19 मई से 6 सितंबर 1944 के बीच भेजे गए लोगों से जुड़ी फाइल में फ्रैंक उपनाम से दर्जनों नाम दर्ज है, जैसा कि एनी फ्रैंक का नाम एक बार आया है। ITS में एनी फ्रैंक का नाम नाजी दस्तावेजों के 5 करोड़ पन्नों में केवल एक बार आया है। वेस्टरबोर्ग से 19 मई से 6 सितंबर 1944 के बीच भेजे गए लोगों से जुड़ी फाइलों में फ्रैंक उपनाम से दर्जनों नाम दर्ज हैं। इस सूची में एनी का नाम, जन्म तिथि, एम्स्टर्डम का पता और यातना शिविर के लिए रवाना होने की तारीख दर्ज है। जिस तारीख को इनको यातना शिविर के लिए रवाना किया गया वह तारीख दर्ज है। इसमें एनी का नाम, उसकी जन्म तिथि, एम्स्टर्डम का उसका पता और यातना शिविर के लिए रवाना किए जाने की तारीख इसमें दर्ज की गई है। इन लोगों को कहां ले जाया गया वह कॉलम खाली छोड़ दिया गया है। यातना शिविर के लिए इनको ले जाने की तारीख तो अंकित है, लेकिन इन्हें किस स्थान पर ले जाया गया है उस स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है, उस स्थान को खाली छोड़ दिया गया है। ITS के प्रमुख यूडो जोस्त ने पोलैंड के यातना शिविर का जिक्र करते हुए
कहा, यदि स्थान का नाम नहीं दिया गया है तो इसका मतलब यह आस्विच था। अगर स्थान का नाम नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि उन्हें आस्विच स्थान पर भेजा गया है। यह जानकारी आईटीएस के प्रमुख यूडो जोस्त ने दी। आईटीएस के प्रमुख यूडो जोस्त ने पोलैंड के यातना शिविर का जिक्र करते हुए कहा कि यदि स्थान का नाम नहीं दिया गया है तो इसका मतलब यह आस्विच है कि इन लोगों को यातना शिविर, जो आस्विक नामक स्थान पर बना हुआ है, तो वहां पर भिजवाया गया था। एनी, उसकी बहन मार्गोट व उसके माता पिता को 4 अन्य यहूदियों के साथ 1944 में गिरफ्तार किया गया था। एनी को, उसकी बहन मार्गोट को, उसके माता पिता को और 4 अन्य यहूदियों को, क्योंकि यह सब लोग अज्ञातवास में एक साथ रह रहे थे, इनको 1944 में गिरफ्तार किया गया था। एनी डच नागरिक नहीं, जर्मन शरणार्थी थी। एनी जर्मन शरणार्थी थी, वह डच नागरिक नहीं थी। यातना शिविरों के बारे में एनी की डायरी 1952 में एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से छपी थी। एनी द्वारा रचित यह जो डायरी है, जिसे एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, इस शीर्षक से 1952 में प्रकाशित किया गया था। साभार जनसत्ता 27 नवंबर 2006। डायरी के पन्ने के बारे में हमारी पाठ्य पुस्तक में डायरी के पन्ने शीर्षक से जो रचना दी गई है उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। यह डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। डायरी के पन्ने नाम से यहां उसके कुछ अंश दिए जा रहे हैं। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते हैं। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, इतिहास बनते भी हैं, इतिहास बदलते भी हैं और इतिहास बिगड़ते भी हैं। युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल जाता है और जब युद्ध होता है तो भूगोल भी बदल जाता है और किसी भी देश का, स्थान का भौगोलिक नक्शा भी पूरी तरह से बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्यों, जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त कर देता है युद्ध। युद्ध तो कई बार किसी स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों का, वहां की संस्कृति का, उनकी जाति का नामो निशान तक भी समाप्त कर देता है। युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है और जैसा कि युद्ध का दंश तो कई पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। विनाश करने के बाद सृजन करने में बहुत समय लगता है। विनाश करना तो बहुत ही सहज है, बहुत शीघ्रता से हो जाता है, लेकिन नया सृजन करना, नया निर्माण करना, सभ्यता की ओर अग्रसर होना, यह बहुत अधिक समय लेता है। युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है, जैसे जापान को झेलना पड़ा। 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद जब वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंकफर्ट परिवार ने अपने को, यानी 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट में नगर निगम के चुनाव हुए थे और इन चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टी जीत गई थी। हिटलर की नाजी पार्टी का इन नगर निगम चुनावों में विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात जब वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शन होने प्रारंभ हो गए थे, यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। यह जो फ्रैंकफर्ट परिवार था, उसने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया और धीरे धीरे उसने अपना बसेरा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। वहां द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत सन 1939 तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। जब तक द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड्स पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। जर्मनी का कब्जा नीदरलैंड पर हो गया। मई 1940 में नीदरलैंड्स पर जर्मनी का
कब्जा हो गया और उसके बाद में हालात बिगड़ने लगे। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर प्रारंभ हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। यहूदियों का पूरी तरह से उत्पीड़न किया जाने लगा। उनके साथ में भेदभाव की नीति अपनाई जाने लगी। कई प्रकार से उनके साथ में भेदभाव किया जाने लगा। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार सन 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया। परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई थी कि फ्रैंक परिवार को अज्ञातवास पर जाना पड़ा, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार सन 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया और इसकी योजना पहले ही बनाई जा चुकी थी। लेकिन जिसका तात्कालिक कारण बना, एन की बड़ी बहन मार्गोट को सेंट्रल ऑफिस फॉर जूइश इमिग्रेशन से आया बुलावा। मार्गोट जो एन फ्रैंक की बड़ी बहन थी, उसे सेंट्रल ऑफिस फॉर जूइश इमिग्रेशन से बुलावा आया था और यह बुलावा आना अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। यानी यह एक पूरी तरह से अपमानजनक स्थिति के साथ में आमना सामना करने की स्थिति होती है। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान में जा छुपने का निर्णय लिया। जैसे ही फ्रैंक परिवार को इस बुलावे की जानकारी मिली, फ्रैंक परिवार तत्काल ही इस बुलावे के पीछे छुपे हुए खतरनाक इरादों को समझ गया। एक युवती के लिए इस बुलावे का मतलब बहुत ही खतरनाक होता है और इस बात को जानते ही फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान पर जा छुपने का निर्णय लिया। वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तहें जमाए, क्योंकि साजो सामान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पद बना देता। परिस्थिति इस प्रकार की थी कि वे कोई सूटकेस इत्यादि में सामान भरकर अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने अपने शरीर पर ही बहुत सारे कपड़े लाद लिए, बहुत सारे कपड़े पहन लिए, ऊपर से बहुत सारे कपड़े ओढ़ लिए और इस प्रकार से जो कपड़े सूटकेस में भरकर ले जाए जा सकते थे, उनके स्थान पर उन्होंने अपने शरीर पर ही उन सारे कपड़ों को धारण कर लिया पैदल, क्योंकि यहूदियों को किसी सवारी पर चलना मना था और सूटकेस तो सामान भरकर ले जा ही नहीं सकते थे, साथ ही साथ यहूदी किसी भी सवारी पर सवार होकर नहीं जा सकते थे। यहूदियों के लिए किसी सवारी पर भी चलना मना था। उस जगह की ओर निकल पड़े और इस प्रकार से वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तहें जमाए पैदल ही निकल पड़े। पैदल इसलिए निकल पड़े क्योंकि यहूदियों को किसी भी सवारी पर सवार होकर चलना पूरी तरह से प्रतिबंधित था और साजो सामान को लेकर उन्हें संदेहास्पद बना देता। अगर वे किसी प्रकार का कोई सूटकेस इत्यादि अपने साथ लेकर के जाते तो वे संदेह के घेरे में ही पकड़े जाते। इस प्रकार से अपने बदन पर उन्होंने बहुत सारे कपड़े ओढ़ लिए, पहन लिए, लपेट लिए और पैदल ही वे उस जगह की ओर निकल पड़े। अज्ञातवास वाले स्थान पर पहुंच गए। यह जगह थी ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़े की 2 मंजिलें, जिन तक पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक कतार के पीछे छिपी थी। यहां 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य उनके साथ रहने आ गए। अज्ञातवास में उनके साथ में 2 मित्र परिवारों के 4 सदस्य उनके साथ में और रहने के लिए आ गए थे और यह जगह जो अज्ञातवास के लिए उन्होंने चुनी थी वह ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन के पिछवाड़े में 2 मंजिलें, जिन पर पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक कतार के पीछे लगी थी, वहां पर स्थित था। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली और वे 2 साल से कुछ ज्यादा ही वक्त काट ले गए और इस प्रकार से 2 साल तक अज्ञातवास में यह परिवार, ये 8 सदस्य रहते रहे। इन 8
अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला, भरपूर मदद मिली और वे 2 साल से भी कुछ अधिक का वक्त इस दौरान बिता पाए। 4 अगस्त 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो, हिटलर की खुफिया पुलिस ने इस गोपनीय निवास पर छापा मारा। सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बने यातना गृह में भेज दिया गया। वह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण भी आ गया जब किसी ने इनकी जानकारी पुलिस को दे दी। हिटलर की जो गोपनीय पुलिस थी, हिटलर की जो खुफिया पुलिस थी, जिसे गेस्टापो कहा जाता है, 4 अगस्त 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो यानी हिटलर की खुफिया पुलिस ने इस गोपनीय निवास पर छापा मारा और इन सब लोगों को पकड़ लिया। सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बनाए गए यातना गृह में भेज दिया गया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ जर्मनी की पराजय के बाद जब यातना गृहों में कैद यहूदियों को आज़ाद कराया गया अप्रैल 1945, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता जीवित रह गए थे। यह परिवार जो फ्रैंक परिवार है उसमें 4 सदस्य थे, एनी फ्रैंक, मार्गोट और उसके माता पिता। इन 4 सदस्यीय परिवार में केवल पिता ही जीवित रहे थे, बाकी और लोगों की मृत्यु हो गई थी। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ जर्मनी की पराजय के बाद जब यातना गृहों में कैद यहूदियों को आज़ाद कराया गया अप्रैल 1945 में, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता ही जीवित रह पाए थे। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ले ली थी, उनमें अपनी मां और बहन के साथ एन भी शामिल थी। एन, उसकी बहन मार्गोट और उसकी माताजी भी इस सांप्रदायिक नस्ली घृणा की आग में, इस घृणा की आग की भेंट चढ़ गई। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की आग में जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ली गई थी, उनमें अपनी मां और बहन के साथ एन भी शामिल थी। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। अज्ञातवास में निवास करने के दौरान ही यह डायरी एन फ्रैंक द्वारा रची गई थी। उसने अपनी प्यारी सहेली गुड़िया को संबोधित करते हुए, जिसका नाम था किट्टी, अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए अज्ञातवास में उसके द्वारा भोगे गए सभी प्रकार के अनुभवों का, अपने परिवेश का, युद्धकालीन स्थितियों परिस्थितियों का, आपस में की गई बातचीत का उल्लेख किया है। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 पर जब उसे सफेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई, तभी उसने तय कर लिया था कि वह इस नोटबुक को अपनी डायरी बनाएगी। वह इस नोटबुक को अपनी डायरी बनाएगी। डायरी उसने उपहार में ही मिली। वह डायरी उसे उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी। एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखनी शुरू की। जो डायरी उसे लाल और सफ़ेद जिल्द वाली प्राप्त हुई थी, उस डायरी को उसने जब लिखना शुरू किया तो उसने अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए डायरी लेखन करना प्रारंभ किया। डायरी उसने उपहार में ही मिली। एक गुड़िया भी उसे उपहार में ही मिली थी, जिसका नाम रखा गया था किट्टी। किट्टी को संबोधित करके उसने लिखनी शुरू की। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। महीने भर के अंदर ही उसका गोपनीय जीवन प्रारंभ हो गया। एन का डायरी लिखना जारी रहा और जब जीवन में इस प्रकार की नौबत आ गई, इस प्रकार का घटनाक्रम और परिस्थितियां बन गई, तब उसने डायरी लिखना जारी रखा। आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा, जिसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई और उसके पश्चात वह नाजी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ली गई। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातना गृह से जीवित निकल आने
वाले ऑटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के कायल हो गए। जैसा कि एन फ्रैंक, उसकी बहन मार्गोट और उसकी माताजी तो इस नाजी शिविर के दौरान यातनाएं प्राप्त करते हुए मृत्यु का वरण कर गई। वे तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन उनके पिता बच गए, जीवित बचाए। यातना गृह से जीवित निकल आने वाले ऑटो फ्रैंक ने जब उस डायरी को पढ़ा तो अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई को और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व को समझकर वे उसके कायल हो गए। उन्होंने हर संभव कोशिश करके सन 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया और सैने सैने वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। सन 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया गया और देखते ही देखते धीरे धीरे यह डायरी दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में शामिल हो गई। यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बखान करती है। यह सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का जीवंत वर्णन करती है। यह डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का वर्णन करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। कोई इतिहासकार उस समय की बातों की जानकारी लिखे, उसके बजाय यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उस स्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, उस स्थिति से साक्षात्कार किया है, इस प्रकार जो सीधा भोक्ता है, उसकी निगाह से ही हम उसके द्वारा लिखे गए इस सारे विवरण को समझते हैं। यह भोक्ता है ऐसा जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूषणों से भी पूरी तरह अछूती भी है। जिस प्रकार उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं, बहुत सारे दूषण आ जाते हैं, बुराइयां आ जाती है, उनसे भी यह पूरी तरह अछूती है। क्योंकि जिस भोक्ता ने, जिसने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अपने प्रत्यक्ष नेत्रों से देखा है, उसकी समझ और उसकी संवेदना बहुत गहरी है और उम्र के वह उस पड़ाव पर है। 13 साल से 15 साल तक का उम्र का वह पड़ाव भी बहुत सारी दूषणों से मुक्त है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ इसमें देखा जा सकता है। सभी कुछ इसमें है। इसमें भय, आतंक, भूख का चित्रण किया गया है। किस प्रकार से भयभीत माहौल में यह परिवार या इन जैसे बहुत सारे लोग जीवित रहा करते थे। इनको रहने के लिए भय, भूख, आतंक का साया इनके चारों तरफ फैला हुआ था। प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की कौन कौन सी तकलीफें होती है, उसका वर्णन भी एन फ्रैंक ने इस डायरी में किया है। हवाई हमलों का डर और पकड़े जाने का डर भी लगातार बना हुआ था। इस हवाई हमलों के डर के बारे में और पकड़े जाने के डर के बारे में भी एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में उल्लेख किया है। 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा। एन फ्रैंक तो चाहती थी कि वह प्रकृति के साथ में लगातार संपर्क में रहे, प्रकृति के साथ उसे तो हंसे, बोले, खेले, पक्षियों का संगीत सुने, प्रकृति का दर्शन किए तो बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। वह तो चाहती थी कि वह प्रकृति के साथ में, प्रकृति के संपर्क में आए, लेकिन वह तो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग पड़ गई थी और इसकी पीड़ा का बखान भी एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किया है। मानसिक और शारीरिक जरूरतें, पीटर के साथ उसका प्रेम
प्रेम का भाव, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ बातें हैं जिनका वर्णन एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किया है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। यहूदियों पर किस प्रकार के जुल्म ढाए गए, किस प्रकार से उनके साथ में अन्याय किया गया, उन सब का यह जीता जागता दस्तावेज है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने वितान भाग 2 के अध्याय 4 में वर्णित एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने की रचनाकार एन फ्रैंक का परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।